कहानियाँ केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई हैं। इनका किसी भी धर्म, जाति या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। कृपया इन्हें एक काल्पनिक कहानी के रूप में देखें। कहा जाता है गरीबी इंसान को इस हद तक तोड़ देती है कि वो अक्सर ऐसा रास्ता चुन लेता है जो उसे लालच के दलदल में फंसाकर सीधे मौत की अंधेरी खाई में धकेल देता है। तौबा तौबा, मुझे नहीं चाहिए ऐसी दौलत, चाहे सोना मिले या जवाहरात। अब मैं यहाँ दोबारा नहीं आऊंगा। दौड़ते दौड़ते अचानक शकील का टांगा एक पुराने से बरगद के पेड़ के पास रुक गया। उस जगह को देखते ही शकील का चेहरा खौफ से भर गया। उसने घोड़े के ऊपर चाबुक चढ़ाई, लेकिन घोड़ा दस्त से मस ना हुआ। चल, क्यों नहीं है नामुराद? यहाँ क्यों रुक गया? मैं कहता हूँ चल। उसी पल शकील को महसूस हुआ जैसे कोई पीछे आकर टांगे पर बैठ गया। जब उसने धीरे से पीछे पलट कर देखा तो वहां एक ऊंचे कद का शख्स बैठा हुआ था। उसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था, मगर शकील जान चुका था। नहीं नहीं, खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो, जाने दो मुझे। शकील टांगे की लगाम खींचकर भागने की कोशिश करता है, मगर वो ज्यादा दूर तक भाग ना सका। ये घटना आज से लगभग कुछ महीने पहले की है, जब शकील दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी अपने परिवार की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा था। शहर में टांगा चलाना ही उसकी रोजी रोटी का एकमात्र सहारा था, मगर जितना भी वो कमाता उसका ज्यादातर हिस्सा उधार और पुराने कर्ज चुकाने में ही चला जाता था। गौसिया, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को है तो दे दो। खाना? पहले ये बताओ आज कितना कमाया? शकील चुपचाप जेब से मुड़े तुड़े नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ा देता है। ये रख लो। दिन भर टांगा हाँकने के बाद भी बस गिनी चुनी सवारियां ही मिली। बहुत देर तक चौक चौराहों पर खड़ा रहा, मगर किस्मत ने आज भी साथ नहीं दिया। घर में खाने पीने की सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। आटा, दाल, यहाँ तक कि चूल्हा जलाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। ऊपर से बच्ची की चप्पल भी टूट गई है। बताओ, इतने में घर कैसे चलेगा? सब्र करो गौसिया, ऊपर वाला जरूर हमारे हालात ठीक करेगा। हाँ, लेकिन कब बदलेंगे ये हालात? शादी को इतने साल हो गए, लेकिन जिंदगी वही की वही अटकी है। अब तो मोहल्ले वालों ने भी उधार देना बंद कर दिया है। सब एक ही बात कहते हैं, पहले पुराना कर्ज चुकाओ, फिर उधार मांगने आना। बताओ, क्या जवाब दूं मैं उन्हें? कब तक तुम्हारी उम्मीदों का सहारा लेकर बात टालती रहूं? बीवी की कड़वी बातों ने शकील को भीतर तक तोड़ दिया। वो मायूस और टूटा हुआ मन लेकर उसी वक्त टांगा लेकर घर से निकल गया। रात काफी हो चुकी थी। शकील खुद भी भूख से बेहाल था, मगर घर के हालात ऐसे थे कि कोई उसे रोक भी नहीं सका। अब से देर रात तक सवारी की तलाश करूंगा, इतने कम पैसों में गुजारा नहीं होने वाला। शकील मन ही मन बड़बड़ाता हुआ बढ़ ही रहा था कि तभी बगल में रहने वाले बुजुर्ग मौलवी साहब ने उसे आवाज देकर रोक लिया। अरे शकील मियाँ, इस वक्त कहाँ चले? रात में जरा जल्दी आने की कोशिश किया करो। तुम्हें तो पता है ना, बांध वाले बरगद के पास अक्सर हादसे होते रहते हैं। अरे मौलवी साहब, ये सब अफवाहें हैं। उन रास्तों पर मेरा बचपन गुजरा है, और जिन बातों की तरफ आप इशारा कर रहे हैं मैं उन्हें मानता ही नहीं। खैर चलता हूँ, खुदा हाफिज। शकील जिन जिन्नात और भूत प्रेत की बातों को सिर्फ कहानियां समझता था। चांदनी रात से उसे भला क्या डर होता, इसलिए उसने मौलवी साहब की चेतावनी को हंसी में उड़ा दिया और टांगा हाँकता हुआ आगे बढ़ गया। दिन रात टांगा हाँकने के बाद सिर्फ 200 रुपए, इतने पैसों में कैसे गुजारा होगा? अगर कर्ज चुकता कर दूं तो घर वाले क्या खाएंगे, और इस बेचारे घोड़े को क्या खिलाऊंगा? या खुदा, आखिर ये गरीबी मेरा पीछा कब छोड़ेगी? शकील इन्हीं ख्यालों में उलझा टांगा हाँकता हुआ आगे बढ़ रहा था कि अचानक घोड़ा एकदम रुक गया।
शकील ने चौंक कर चाबुक चलाया, लेकिन घोड़ा न आगे बढ़ा न पीछे हटा। शकील का दिल धड़कन से तेज होने लगा। तभी उसकी नजर बरगद के घने साए के नीचे पड़ी, जहां दो लंबी आकृतियां बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। अगले ही पल वे आकृतियां धीरे धीरे अंधेरे से निकलकर उसकी ओर बढ़ने लगी। दोनों का कद करीब 7 फुट था। तन पर काले रंग की चमकदार शेरवानी और हाथ में ताजा गुलाब का फूल। देखने में वो किसी पुराने जमाने के नवाब जैसे लग रहे थे। एक पल के लिए शकील का गला सूख गया। कहीं ये चोर डाकू तो नहीं? लेकिन पहनावा देखकर तो ये किसी रईस खानदान से मालूम होते हैं। शकील ने हिम्मत जुटाकर निगाहें ऊपर उठाई ही थी कि उन दोनों में से एक आगे बढ़ा और अजीब मुस्कान के साथ बोल पड़ा। हमें शहर के बाहर वाली एक दरगाह पर जाना है, क्या तुम हमें लेकर चलोगे? शकील अभी जवाब सोच ही रहा था कि दूसरा शख्स आगे बढ़ा। वहाँ एक निकाह की दावत है, हमें उसी में शामिल होना है। तुम हमें पहुंचा दोगे तो हम तुम्हारे एहसानमंद रहेंगे। देखो भाई, आमतौर पर इस वक्त के बाद मैं टांगा नहीं चलाता, लेकिन अगर इतना जरूरी है तो दोनों के 300 रुपए लगेंगे। हम तुम्हें मुंह मांगा दाम देंगे। मुंह मांगा दाम सुनते ही शकील का डर कुछ कम हो गया। उसने उन्हें टांगे पर बैठाया और वहां से निकल गया। हैरानी की बात यह थी कि जो घोड़ा अभी तक एकदम आगे बढ़ने को तैयार नहीं था, वही घोड़ा बिना चाबुक के खुद ब खुद चल पड़ा। कुछ देर बाद पीछे बैठे दोनों शख्स में से एक शख्स धीमे स्वर में बोला, कल रात भी हमें इसी वक्त यहीं से गुजरना होगा। ये रास्ता याद रखिएगा मियाँ। हाँ, हमें याद है, कल बड़ी महफिल सजेगी। कल हमें समय से थोड़ा पहले वहां पहुंचना होगा। अगर मैं कल भी इन्हें वहीं लेने पहुंच जाऊं तो कम से कम 300 रुपए और बन जाएंगे। अब हुजूर, अगर कल भी इसी तरफ आना हो तो मैं हाजिर हो जाऊंगा। अगर तुम कल भी आए तो खाली हाथ नहीं लौटोगे। उस शख्स ने इतना कहा ही था कि शकील की आंखों में फिर से चमक लौट आई। कुछ ही देर में टांगा शहर के बाहर पुरानी दरगाह के पास पहुंच गया, जहां दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। चारों तरफ वीरानी पसरी हुई थी। दोनों शख्स उसी सुनसान जगह पर टांगे से उतरे। फिर उनमें से एक ने अपनी जेब में हाथ डाला और शकील की हथेली पर सोने की कुछ मोहरें रखते हुए बोला, ये खरे सोने की मोहरें हैं, इन्हें बेचकर अपना दाम वसूल कर लेना। रात बहुत हो चुकी है, तुम्हारा यहाँ रुकना ठीक नहीं है। तुम जल्दी घर के लिए निकल जाओ। इतना कहकर वो दोनों शख्स चले गए, लेकिन शकील वहीं ठहरकर सोने की मोहरें देखता रहा। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसने एक मोहर को रगड़कर देखा, फिर नजदीक से परखा। मोहरें बिल्कुल असली थी। लालच और खुशी से उसका चेहरा खिल उठा। इसके बाद उसने जल्दी जल्दी टांगा मोड़ा और तुरंत घर के लिए निकल गया। सुनो जी, क्या ये सच में सोने की मोहरें हैं? भला कोई तांगे के किराए के बदले सोना देता है क्या? मुझे तो इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। अरे बेवकूफ, मैंने तुझे बताया ना, वो दोनों कोई खानदानी नवाब लग रहे थे। उनके लिए भला ये चंद मोहरें क्या मायने रखती होंगी? उनके पास तो ऐसी ना जाने कितनी सोने की मोहरें होंगी। गौसिया के दिल में अजीब सी बेचैनी उतर चुकी थी। उसे बार बार लग रहा था कि ये दौलत साधारण नहीं है, लेकिन इस वक्त शकील की आंखों में लालच चढ़ चुका था। अब देखती जाओ गौसैया, हमारी किस्मत कैसे बदलती है। कल रात में फिर उसी जगह जाऊंगा और उन्हीं मेहमानों का इंतजार करूंगा। हाँ। अगली रात शकील टांगा लेकर फिर से उसी पेड़ के पास जा पहुंचा। वहां उसने देखा बरगद के घने साए के तले वही दो शख्स पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। फरमाइए हुजूर, आज कहाँ चलना है? वही जहाँ चल गए थे।
आज बारात आने वाली है और हमें जल्दी वहां पहुंचना है। तो फिर तशरीफ रखिए माई बाप, हम अभी चलते हैं। दोनों शख्स टांगे पर आकर बैठ गए। शकील ने लगाम संभाली और टांगा फिर से शहर के बाहर वाली पुरानी दरगाह की ओर निकल पड़ा। कल के मुकाबले आज मामला थोड़ा गंभीर था। पीछे बैठे दोनों शख्स आज एकदम खामोश बैठे थे। कुछ देर बाद वे पुरानी दरगाह के पास पहुंच गए। चारों तरफ वही वीरानी बसी हुई थी। दूर दूर तक कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। टांगा रोकते हुए शकील ने गर्दन मोड़कर कहा, लीजिए हुजूर, हम आ गए। उनमें से एक शख्स ने इस बार भी शकील की हथेली पर सोने की कुछ मोहरें रखते हुए वही रटी हुई बात दोहराई। ये खरे सोने की मोहरें हैं। इन्हें बेचकर तुम अपना दाम वसूल कर लेना। अब तुम जा सकते हो। ये जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल हुजूर, बिल्कुल, शुक्रिया। दोनों शख्स मोहरें देकर वहां से आगे बढ़ गए, लेकिन शकील की नजर उन चमकती हुई मोहरों पर थी। वो मन ही मन हिसाब लगाने लगा। अगर मैं अभी यहीं रुक जाऊं तो ये दोनों लौटते वक्त फिर यहीं मिलेंगे। मैं इन्हें दोबारा बरगद तक छोड़ दूंगा तो फिर और भी सोने की मोहरें मिलेंगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। टांगा किनारे लगाकर यहीं इंतजार करता हूँ। शकील ने टांगा रास्ते के किनारे लगाया और गद्दी पर ही लेट गया। मगर दिन भर की थकान होने की वजह से कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। रात के तकरीबन 2 बजे अचानक ऐसी नगाड़ों की आवाज गूंजी कि शकील की नींद झटके से टूट गई और वो घबराकर उठ बैठा। कुछ पल तक उसे समझ ही नहीं आया कि वो कहाँ है। जैसे ही उसकी नजर सामने पड़ी, उसकी सांसें तेज हो गई। दूर अंधेरे के बीच एक बारात उसकी तरफ बढ़ती दिखाई दे रही थी, जिसमें सभी लोग बेहद ऊंचे दिखाई दे रहे थे। वो इंसानों जैसे दिखते जरूर थे, लेकिन इंसान बिल्कुल नहीं थे। किसी के पैर जानवरों के खुर जैसे, तो किसी के हाथों के पंजे नुकीले दरिंदों जैसे। वो अजीबोगरीब बाराती आग की लपटों से घेरते हुए जश्न मना रहे थे। उनकी हर हरकत में ऐसी वहशत थी कि दूर से ही रूह कांप जाए। उसी पल बारात की पीठ से एक शख्स ने अचानक सिर घुमाया और सीधा शकील की तरफ बढ़ने लगा। क्या खुदा, ये क्या है? कहीं ये जिन्नों की बारात तो नहीं? इतना कहकर शकील ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और वहां से सरपट बाहर निकला। शकील ने अपनी परेशानियों से लड़ने के लिए एक अजीब रास्ता चुन लिया था। दौड़ते दौड़ते अचानक शकील का टांगा एक पुराने से बरगद के पेड़ के पास रुक गया। उस जगह को देखते ही शकील का चेहरा खौफ से भर गया। उसने घोड़े को चारों तरफ देखा, लेकिन घोड़ा डर से मस ना है। क्यों नहीं है नामुराद? जहाँ क्यों रुक गया? मैं कहता हूँ चल। उसी पल शकील को महसूस हुआ जैसे कोई पीछे आकर टांगे पर बैठ गया। जब उसने धीरे से पीछे पलटकर देखा तो वहां एक ऊंचे कद का शख्स बैठा हुआ था। उसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था, मगर शकील जान चुका था वो कौन है। नहीं, नहीं, खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो, जाने दो मुझे। शकील टांगे की लगाम खींचकर भागने की कोशिश करता है, मगर वो ज्यादा दूर तक भाग ना सका, जिसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। अगर वो उस रात लालच में रुककर उन शख्स का इंतजार ना करता तो शायद जिंदा बच जाता। उस आखिरी सवारी के दिखने के बाद शकील कहाँ गया ये आज तक कोई नहीं जानता। वो अपनी बीवी और अपनी 6 साल की बेटी को पीछे छोड़कर हमेशा के लिए खामोश हो गया। इस घटना को कई साल बीत चुके हैं, लेकिन लोगों का कहना है
आज भी रात के वक्त बरगद के उसी पेड़ के पास